और पूरी दुनिया की नजर भारत के मिशन मून चंद्रयान-3 पर लगी हुई है। इसरो ने आज मिशन का अपडेट और कुछ तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि कल शाम को 5:20 से चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आप सीएनबीसी आवाज पर भी सीधी तस्वीरें देख पाएंगे। इसरो ने ट्वीट किया है कि मिशन शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है और सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। आज इसरो ने जो तस्वीरें जारी की हैं वो चांद से 70 किलोमीटर ऊपर से लैंडिंग के कैमरे से ली गई हैं। लैंडर ऐसे ही तस्वीरों की मदद से लैंडिंग की सही जगह तय करता है। और आपको बता दें कि चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। शेड्यूल के मुताबिक शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए चंद्रयान-3 की स्थिति को देख सकते हैं। विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा उस समय करीब गति 2 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास की होगी। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सही जगह पर सही समय पर लैंडिंग और लैंडर से कनेक्शन बनाए रखना। चंद्रयान-3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे मुश्किल होंगे। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग से 15 से 17 मिनट लगेंगे। और चंद्रयान-3 के सभी 8 कैमरा रडार अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में तैयार किए गए हैं। यही नहीं, लैंडिंग साइट के सिलेक्शन जैसे फैसले भी अहमदाबाद सैक में ही हुए हैं। सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। पूरे इसरो के अलग अलग कर्मचारी ने इसमें चंद्रयान-3 प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में अपना योगदान यथा योग्य दिया ही है। बट खास करके हमारा जो केंद्र है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसका विशेष योगदान इस मिशन में रहा है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो जो मेन लैंडिंग में जो काम आने वाले हैं, जो सेंसर सिस्टम्स है, जो जिसके मुख्य भाग है कैमरा सिस्टम, सो लगभग 8 कैमरा हमने डेवलप किए हैं, उसका निर्माण किया है यहाँ पर अहमदाबाद सेंटर में। उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट किया और ये 8 कैमरा, जिसमें से 4 कैमरा लैंडर के ऊपर लगे हुए हैं, 1 कैमरा रोवर के ऊपर लगा हुआ है। तो ये 5 कैमरा तो जो अलग अलग समय पे जो हम लैंडिंग करेंगे उस समय की इमेज देते रहेंगे, और रोवर जब कार्य करेगा रोवर कैमरा उसका इमेज देगा। और जो बाकी 3 कैमरा है उसमें एक लैंडर की पोजीशन, जब लैंडर नीचे प्रयाण कर रहा होगा तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी जो स्थिति क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। और बाकी 2 कैमरे, वो एक मेन कैमरा है और एक रिडंडेंट कैमरा है, वो उसको हम लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड एविडेंस कैमरा कहते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैमरा है ये पूरी सिस्टम में, क्योंकि वो जब लैंडिंग होगा, जो 17 मिनट लगेंगे हमको लैंडिंग करते हुए, उस समय पे रियल टाइम में वो इमेज देगा और वो ये इमेज का एनालिसिस करके हम कई प्रकार के निर्णय लेने वाले हैं। तो ये लैंडर कैमरा, हैजार्डस कैमरा जो अच्छी तरह से कार्य करे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्व हो जाता है उसका। तो इसलिए हमने वो 2 सिस्टम रहे कि अगर एक कैमरा काम नहीं करता है तो हम इमीडिएटली दूसरे कैमरा पे स्विच ओवर कर सकें। और चंद्रयान-3 कल चांद पर उतरेगा, लेकिन उसका ये सफर पिछले 39 दिनों से चल रहा है। चांद पर लैंडिंग जितनी रोमांचित करने वाली होगी, उतना ही ये सफर भी रोमांचित रहा है। चंद्रयान के अब तक के सफर और लैंडिंग के चैलेंज बता रहे हैं विपिन भट्ट। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त चांद पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत का चंद्रयान-3 वहां पर लैंडिंग करने वाला और एक नया इतिहास बनाने वाला है। तो वक्त है कि हम उसकी इस रोमांचित कर देने वाली जर्नी को एक बार फिर से फटाफट आपके लिए रिकैप कर दें। तो याद कीजिए वो दिन जब श्रीहरिकोटा से ये मार्क 3 रॉकेट लेकर उड़ा था चंद्रयान को। 4 लाख किलोमीटर लगभग ये सफर तय करना था, 40 दिन का वक्त था। सक्सेसफुली लेकर गया, पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान को छोड़ दिया, और जहां पर इसने पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाने शुरू किए, क्योंकि इसके सफर का तरीका कुछ ऐसे ही था। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाते हुए इसे पहुंचना था चंद्रमा तक। और ये विमान के हिस्से, जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल ये नीचे वाला और वो 4 पाए वाला विक्रम लैंडर आप देख रहे हैं, और उसी के अंदर है प्रज्ञान
रोवर जो कि चंद्रमा की सतह पर ही उतरता हुआ हमें दिखाई देगा। तो धीरे धीरे सफर बढ़ता गया और चांद की तरफ ये विमान पहुंचता गया। फिर चंद्रमा की कक्षा में एंटर करने के बाद इसने चंद्रमा की तरफ अपनी दूरी को घटाना शुरू किया और वो तारीख आ गई 17 अगस्त की। आप लोगों को याद होगा जब इसरो ने बताया कि propulsion मॉड्यूल किस तरह सक्सेसफुली अलग हो गया है विक्रम लैंडर से। बाकायदा उसका वीडियो और फोटो जारी किए गए और अब ये देखिए propulsion मॉड्यूल जो है ये चक्कर लगाता रहेगा चांद की कक्षा में और कम्युनिकेटर का काम करेगा विक्रम लैंडर और अर्थ स्टेशन के बीच में। लेकिन आगे का काम जो है वो विक्रम लैंडर को ही करना है क्योंकि चांद की सतह पर उसे उतरना है। तो लगातार उसने अपनी कक्षा को घटाया, लगातार इसरो ने वो थ्रस्टर्स ऑन कर करके और डीबूस्ट करके उसको धीरे धीरे चांद के करीब पहुंचा दिया। अब देखिए ये काम क्या करेगा, ये चंद्रमा के धूप पर तापमान का अध्ययन करेगा। उतरने के बाद वहां पर ढेर सारी जानकारियां हमें भेजेगा, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा, साथ ही हमें बताएगा कि वहां पर जो लैंडिंग साइट है वहां पर धरती का कंपन कैसा हुआ, क्या वहां कोई भूकंप आता है, ये तमाम जानकारियां लगातार हमारे साथ भेजेगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर ये उतरने वाला है, बहुत ही कठिन जगह लैंड कराने के लिए। रशिया का लूना 25 हाल ही में क्रैश हो गया है, सक्सेसफुली नहीं उतर पाया क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है इन टर्म्स ऑफ अगर आप लैंडिंग कराते हो। देखिए क्रैश साइट भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये 2019 में करीब 100 किलोमीटर दूर है जहां इस बार उतरना है। वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 2 के जरिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो कारण क्या है कि ये जो जगह है चांद की ये काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह है, ठंडा वातावरण रहता है, सूर्य की किरणें ढंग से पहुंचती नहीं है, बहुत सर्दी होती है, -180 डिग्री तक तापमान जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर मशीनों को ऑपरेट करना आसान नहीं रहता है। लेकिन उम्मीद है कि हम यहाँ पर पानी खोज पाएंगे। याद कीजिए चंद्रयान 1 ने ही ये पुष्टि की थी कि चांद पर पानी है और अब ये रोवर जब निकलेगा तो ये भी देखेगा कि क्या चांद पर और कुछ है, खास तौर पर दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये वहां से हमें तस्वीरें भेजेगा, वहां की मिट्टी की जांच करके बताएगा, मिट्टी में किस तरह के खनिज पदार्थ हैं उनकी जांच करेगा और तमाम चीजों का अध्ययन करेगा चंद्रमा के वातावरण पर जो वहां पर मौजूद है और खासतौर पर दक्षिणी ध्रुव पर सबकी निगाहें हैं और इसीलिए सब लोग अपने मिशन वहीं पर भेज रहे हैं तमाम देश। और उसके बाद लैंडर और रोवर ये दोनों चंद्रमा पर काम करेंगे एक दिन के लिए, लेकिन ये एक दिन चंद्रमा का होगा, मतलब पृथ्वी के 14 दिन, हमें 14 दिनों तक लगातार इनसे नए नए फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर मिलती रहेगी। और इस बार कोई गलती ना हो इसकी पूरी तैयारी की है क्योंकि हम नहीं दोहराना चाहते 2019 की उस दिल तोड़ देने वाली घटना को। जब ये क्रैश हो गया था तो इस बार इसके सेंसर्स में बदलाव किया गया है, इसके थ्रस्टर्स को बेहतर बनाया गया है और खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर है जो ये डिसीजन लेगा कि लैंडिंग कब, कैसे, कहां और कितने प्रिसीजन के साथ करनी है उसे काफी अपग्रेड किया गया है। तो ये था चंद्रयान 3 का अब तक का सफर और हम सब रोमांचित हैं कि इस बार ये भारत को गर्व करने का मौका देगा, इसरो के लिए एक माइलस्टोन बनेगा और हम चंद्र विजय करके रहेंगे। और आज हम चंद्रयान 3 पर स्पेशल शो कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के आखिरी घंटों में क्या एक्शन होंगे, कैसे उसे कंट्रोल किया जाएगा और चंद्रयान किन रहस्यों पर से पर्दा उठाएगा, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं शाम 5:57 पर। और आज एक और भारत के शान बढ़ाने वाली खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल भारत के चेस चैंपियन प्रज्ञानंद ने कमाल कर दिया है। विश्वनाथन आनंद के बाद चेस के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आज वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बनने के लिए वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से भिड़ेंगे। कार्लसन और प्रज्ञानंद ने शतरंज की बिसात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये टूर्नामेंट अजरबैजान के बाकू में खेला जा रहा है। वहीं प्रज्ञानंद कार्लसन से भिड़त को लेकर काफी जोश में है। इससे पहले वो सोमवार रात प्रज्ञानंद दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फेबियानो कारुआना को हराकर फाइनल में पहुंचे। फाइनल में पहुंचने को लेकर प्रज्ञानंद में काफी खुशी है और उन्होंने कहा कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। साथ ही पूरी दुनिया उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दे रही है। उन्हें गैरी कास्पारोव, विश्वनाथन आनंद ने बधाई दी है। इसके अलावा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें बधाई दी है। और अब बात मार्केट अपडेट की। आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 4 अंक चढ़कर 65,220 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 8
निफ्टी में हमने 3 अंकों की बढ़त देखी और ये 19,396 पर। तो मोरलेस फ्लैट क्लोजिंग हुए आज के सेशन में। सबसे ज्यादा खरीदारी रही मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में। मेटल पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स एफएमसीजी स्टॉक्स बढ़त पर बंद हुए। सरकारी बैंक आईटी फार्मा ये वो पॉकेट से जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आज देखने को मिला, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड अच्छी है और ये कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे एंसिलरी, रेलवे सेक्टर और एविएशन सेक्टर में ग्रोथ दिख सकती है। रियलिटी में जो हाउसेस बनेंगे, अब जैसे 4 करोड़ हाउसेस बन रहे हैं, अभी 4 लाख हाउसेस बन रहे हैं, यदि उसमें भी मोमेंटम आ गया सब करते हुए तो मतलब वो अपने आप में एक टेलमेंट होगा। बिकॉज घर के अंदर जितनी चीज़ लगती हैं, चाहे पंखा हो, केबल हो, टाइल्स हो, पेंट्स हो, सो वो सब चीज़ में भी एक तरीके से उठाव आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे जो है ना एक के बाद एक, अब जैसे एविएशन है, मान लो जिस ढंग से ट्रैफिक बिल्डअप हो रहा है, आप एयरपोर्ट में आते चले जाओ और एक मतलब कहीं से कहीं आप जुड़ते चले जा रहे हो, तो क्लियरली देयर इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन द एविएशन ऑल्सो। जो वंदे मातरम है, जो अपने आप में पूरा जो कैपेक्स बूम है, चाहे रोड का हो, पोर्ट्स का हो, चाहे ये रेलवे का हो, आई थिंक इट्स ऑल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डाउन स्ट्रीम। जितनी भी कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं, वैगन सप्लाई करती हैं, ट्रैक्स बनाती हैं या सिग्नलिंग करती हैं, सॉफ्टवेयर देती हैं, सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज शाम करीब 5 बजे जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। 15वें ब्रिक्स समिट का आयोजन 24 अगस्त का होगा। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। ब्रिक्स समिट के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि वो जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए उत्सुक हैं। समिट में इकोनॉमिक कॉपरेशन और फूड सिक्योरिटी के अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रिक्स के विस्तार पर भी चर्चा होगी, जिससे कुछ देशों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ब्रिक्स समिट के बाद 25 अगस्त को पीएम मोदी ग्रीस के लिए रवाना होंगे। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी कुछ खबरें, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं आवाज समाचार। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। सरकार ने दावा किया है कि प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों की हड़ताल के बाद कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार प्याज खरीदेगी। निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्ष और खरीदेंगे। इस वर्ष 2 लाख टन 2410 रुपए प्रति क्विंटल 2410 रुपीज पर क्विंटल, जो ऐतिहासिक रेट है। आज तक इतना ऊंचा रेट प्याज का दिया नहीं गया है, तो ये ऐतिहासिक रेट प्याज का निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र के सभी प्याज उत्पादक किसानों से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से अभी जो आंदोलन आपका चल रहा था वो आंदोलन आप पीछे ले ले। हमने जो मांग रखी थी कि वो ड्यूटी का पुनर्विचार होगा, जब होना है तब होगा, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने 2410 रुपए प्रति क्विंटल खरीदारी करने का निर्णय लिया है। और किसान एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग के लिए पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के 16 किसान संगठनों के किसान चंडीगढ़ के लिए कूच कर गए हैं। किसान चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में परेड ग्राउंड में मोर्चा निकालेंगे। हालांकि पुलिस ने किसानों को चंडीगढ़ में घुसने से रोकने की तैयारी कर ली है। मोहाली से सटे चंडीगढ़ बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पंचकुला से चंडीगढ़ के रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। करीब 27 रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, जहां पर रिजर्व पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चंडीगढ़ के बॉर्डर पर यूटी पुलिस के 4000 जवान तैनात किए गए हैं। और 2024 की जंग जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर लगा रही हैं। बीजेपी ने कमंडल के साथ मंडल की राजनीति तेज कर दी है। कई विपक्षी पार्टियां भी ओबीसी समुदाय पर डोरे डाल रही हैं। क्या है ओबीसी की पॉलिटिक्स? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज 2108 से सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। आइए देखते हैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज पटियाला ने स्वच्छता कर्मचारियों मुकेश कुमार और कुकू राम को विश्व स्तरीय बॉडी बिल्डर्स बनने में कैसे सहायता की। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में ट्रेन सफाई कर्मचारी मुकेश कुमार और कुकू राम हमेशा वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर्स बनने का सपना देखते थे। ये जर्नी कई मुश्किलों और चुनौतियों से भरी थी। जब सब जगह से निराशा हाथ लग रही थी, तब वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज इनके जीवन में आशा की किरण बनकर आया। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का जी योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने देखा कि एक सफाई का काम करने वाले लड़के जो जीते हैं, तो फिर इनके साथ हमारा जो प्रेम प्यार बढ़ता गया। हमने इनके साथ ट्रेनिंग की और इनके पास ट्रेनिंग लेके फिर आगे से आगे जब इनको पता चला कि हम एक बॉडी बिल्डर हैं अच्छे, तो इन्होंने हमारी जो मदद पैसे से की ताकि हम आगे और खेल सकें, और इनकी वजह से आज मैं अपना जो जिम भी कर सका जी। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से ये सब कुछ सीखा कि ग्लव्स डालना है, मुंह में मास्क भी रखना है, अपनी सफाई रखनी है। और जैसे हम लोग हर जो मेरे साथ के जो और भी है सफाई कर्मचारी, मैं उनको भी ये बात बताता हूँ कि हर जगह पे सफाई बहुत ज़रूरी है। हम लोग अब सफाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। WTC पटियाला की मदद से दोनों बॉडी बिल्डर्स ने अब अपना खुद का जिम खोल लिया है और अपने साथ वालों को भी सेफ सैनिटेशन प्रोसेस को लेकर जागरूक कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।